दोस्तों, अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और कोई किस्त भरने में असमर्थ हैं, तो सेटलमेंट का नाम आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। लेकिन क्या ये सही रास्ता है? आज मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा। सेटलमेंट क्यों सबसे आखिरी विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल दोस्त पर, जहां पर हम आपको पैसे और बैंकिंग से जुड़ी हर सही जानकारी देते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है सेटलमेंट कब करें। अगर आपकी स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप कोई भी ईएमआई देने में असमर्थ हैं, आपके पास किसी भी तरह से पैसे का इंतज़ाम नहीं है, तभी सेटलमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर थोड़ा भी मौका हो कि आप धीरे धीरे ईएमआई भर सकते हैं, तो सेटलमेंट बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, सेटलमेंट प्रोसेस कैसे शुरुआत होती है, इन सब के बारे में आपको मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज वीडियो का मेन टॉपिक है सेटलमेंट करने से पहले हमें क्या सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो सेटलमेंट के बाद जो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा, तो वह नुकसान है आपका सिबिल स्कोर। ठीक है, आपको फ़ायदा तो मिल जाएगा कि आप कर्ज से के जंजाल से मुक्ति पा जाएंगे, आपको मेंटली आप फ्री हो जाएंगे और आप अपने काम पर अधिक मन लगा सकेंगे। लेकिन सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सिविल स्कोर खराब हो गया है, एडवर्स हो गया है, तो धीरे धीरे जो मेरे कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई पहले से है, उनकी किस्त दे दे के मैं सुधार लूँगा। ठीक है, आप वैसा करके भी सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है आपका जो सिविल रिपोर्ट में जो आपके जो क्रेडिट कार्ड जब आप बंद होगा या लोन बंद होगा, उसमें आपकी जो कंपनी है जो उसने आपको पैसा दिया था, उसका दिया हुआ रिमार्क्स। आमतौर पर जब भी हम कोई क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं या फिर कोई लोन बंद करते हैं, तो हमें उसमें रिपोर्ट में क्लोज लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब आप सेटलमेंट कराएंगे, तो आपकी उस रिमार्क्स में सेटल्ड लिखा होगा। ठीक है, सेटल्ड का मतलब आपने पूरा पैसा नहीं दिया। एक आपसी सहमति से आपका एनपीए होने के बाद बैंक की तरफ से आपको अपने कुछ समाधान दिखाया, मतलब सेटल मतलब एक समाधान हो गया, और आपका लोन मतलब कि आपने पूरा पैसा नहीं दिया। इस स्थिति में आपको बैंक या क्रेडिट कार्ड की तरफ से कोई भी नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी नहीं मिलेगा। बहुत सारे आजकल लीगल एडवाइज़र मिलेंगे कि हम आपको सेटल कराने के बाद एनओसी दे देंगे, एनओसी दिलवा देंगे। लेकिन भाइयों, जब आपने पूरा पैसा ही नहीं दिया, तो आपको एनओसी कहाँ से देगा। ठीक है, आपकी रिपोर्ट में सेटल्ड आ गया, तो आप कहेंगे सेटल्ड आ गया तो क्या हो गया। ठीक है, बाकी हमारा क्रेडिट स्कोर तो बढ़ता रहेगा। तो भाइयों, बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आपको भविष्य में कोई लोन नहीं लेना है, तो आप बेझिझक ऐसा कदम उठा लें। लेकिन अगर आप युवा हैं और आपको लगता है कि आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके लिए लोन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो एक ऐसा रिमार्क्स है, ये 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 1 साल, 3 साल में हटने वाला नहीं है। क्योंकि बैंक जब आपको लोन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो आपको लेटेस्ट सिविल रिपोर्ट देखेगा और उसमें ये हमेशा सेटल्ड का रिमार्क्स शो करेगा। इससे मतलब बैंक को पता चल जाएगा कि एक आप अच्छे ग्राहक नहीं हैं, आपने बैंक का पैसा सही से नहीं दिया है, तो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिलेशन है आपका पिछले बैंक से सही नहीं था। तो ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा और आपकी जो है लोन जो मंजूर होने की जो उम्मीदें हैं, उस पर 99% आपको निराश ही होना पड़ेगा। हो सकता है आपको कई सारी एनबीएफसी या क्रेडिट कंपनियां जो छोटी होती हैं, एनबीएफसी के अंतर्गत आती हैं, वो लोन प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उच्च दर पर मिलेगा। तो
सबसे बड़ा नुकसान है भाइयों, अगर आपको भविष्य में कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिक्योर्ड लोन तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में जितना भी होता है आपके पास, उससे जो भी आप सिक्योरिटी डालते हैं, जो भी आप उसको देते हैं, मतलब उस बैंक को जो देख के लोन देता है, तो उससे कम का ही लोन देता है वो। तो बैंक के पास रहता है कि चांस को रिकवर कर ले। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती कि आपसे वो आपकी चीज़ को हड़प ले या सेल करवा ले या नीलाम करवा दे। तो अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन है और बाकी चीज़ें हैं, क्रेडिट कार्ड है, ये सब मिलने की संभावना बहुत ही शून्य हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डेब्ट सेटलमेंट के प्रो एंड कॉन्स। तो बेटर अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें भाइयों। अगर आपके पास कोई कोलेटरल है, जैसे सोना चांदी है, तो उसको आप बेच दें और उसका जो पैसा है वो इसको कर्ज में चुकाने में दे दें। क्योंकि भाई आप एक ईमानदार ग्राहक हैं, आप कोई बड़े डिफ़ॉल्टर तो हैं नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा आपका करोड़ों का है। मैक्सिमम केसेस 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप एक अच्छे ईमानदार ग्राहक की तरह व्यवहार करें और पैसा जो है उसको दे दें। कहीं से ले लें, फ्रेंड से ले लें, या फिर बैंक से लोन रिस्ट्रक्चर की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। साइड इनकम से भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो सेटलमेंट भाइयों एक ये सिर्फ एक मजबूरी में किया जाने वाला विकल्प है। ये कोई आपका बहुत ही खुशी से ना करें, और अगर थोड़ी भी उम्मीद रहती है तो ईएमआई भरते रहिए। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे सिविल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, पूरी तरह से लोन में पास होने में सिविल एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, ये नहीं है कि अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो आपको लोन मिल ही जाएगा। मेरे केसेस में सिविल मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा इनकम डेप्ट रेशियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यानी मेरी इनकम जितनी थी उसके हिसाब से डेप्ट पहले से ज़्यादा था। इसके अलावा मेरा जो आपका बैंक अकाउंट का मेरा था, उसमें अस्थिरता बहुत थी और सैलरी भी एक अच्छी खासी थी। इसके बाद भी मुझे पर्सनल लोन से डिनाई कर दिया गया, रिमार्क्स डाला गया, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैंने इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, डेप्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मानक तो तय करते हैं, लेकिन अगर आपका ये सारे जो मानक है भाइयों, ये आगे प्रोसेस किए जाते हैं। प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले आपका सिविल ही देता है। सिविल मतलब आपका एंट्री पॉइंट कह लीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी आगे देखी जाएंगी। अगर आपको सिविल ही ख़राब है तो दरवाज़ा पहले से ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सेटलमेंट बहुत ही मजबूरी में करें। आपको मालूम है कि सेटलमेंट से पहले काफ़ी हैरेस होना पड़ेगा, आपको कॉल्स, रिकवरी एजेंट सबका सामना करना पड़ेगा। उन सब के बारे में आपको सब पता है। अगर आप, लेकिन थोड़ी भी उम्मीद है, आप पेमेंट कर दीजिए, ईएमआई के रूप में करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अगर ईएमआई ही नहीं पे हो पा रही है तो फिर बड़ी सोचने वाली बात है। आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईएमआई तो एक लोन की होती है, और अगर क्रेडिट कार्ड का बिल है और उसका लोन, वो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तब भी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप चाहें तो इसको सबसे आखिरी विकल्प मानिए और इसको तभी ट्राई कीजिए जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये दरवाज़ा आपने बंद कर दिया तो आने वाले बैंक, अपने जो बैंक है, आपके लिए आगे से सारा दरवाज़ा बंद कर देगा। ठीक है, आपको पता है कि फाइनेंशियल नीड कितनी होती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज को देख के भविष्य के बारे में मत सोचें कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक रिस्पॉन्सिबल ग्राहक रहिए और मेंटली आप सोचिए एक बार बैठ के कि क्या इससे और भी तरीके ढूंढें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद है कि आपको जानकारी जो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल दोस्त को, ताकि अब पैसे से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।